मैं लाहौर हूँ ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ नहीं वेख्या वो जम्मे ही नहीं। और आज बात चंगेज खां की। इतिहास की गवाही यही है कि वह उत्तर केंद्रीय मंगोलिया में सन 1155 में जन्मा था। इसका पहला नाम तेमुजिन था। तेमुजिन चर्चित कबीलाई मंगोल सरदार काबुली खान का वंशज था। समकालीन मंगोल इतिहास के बारे में सर्वाधिक प्रमाणिक विवरण सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स नामक कृति से मिलता है। इस किताब के अनुसार तेमुजिन के माथे पर जन्म से ही खून के थक्के जैसा एक लाल निशान था। मंगोल लोक गीतों के अनुसार यह निशान कबीले की सरदारी व नेतृत्व क्षमता दर्शाता था। बहरहाल तेमुजिन के कबीले में खून खराबे का सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब वह महज 10 से 11 साल का था। उसके पिता येसुखेई की तांतारों ने धोखे से हत्या कर दी, मगर तेमुजिन ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया और उसके बाद उसने मुड़कर नहीं देखा। 16 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, मगर शादी का यह सिलसिला लंबा चला। चर्चा यही थी कि उसके हरम में बीवियों की संख्या 50 से भी ज्यादा थी। उसकी आरंभिक फौज में लगभग 20,000 मंगोल योद्धा शामिल थे। इतिहास में एक ऐसा वक्त भी आया जब मंगोल साम्राज्य का आकार ब्रिटिश साम्राज्य से पहले विश्व में सबसे बड़ा माना जाता था। चंगेज को विश्व इतिहास के नृशंस शासकों में से एक माना जाता है। उसका साम्राज्य रूस, तुर्की, ईरान, चीन और कोरिया तक फैला हुआ था। उसकी क्रूरता व जुल्म सितम का एक चर्चित किस्सा यह भी है कि समरकंद पर कब्जा करने के बाद उसने वहां के सभी नागरिकों के कत्लेआम का हुक्म दिया और हजारों नरमुंडों से एक पिरामिड बनवाया गया। कहा तो यह भी जाता था कि उसने 75% ईरानी आबादी को भी वहशियाना कत्लेआम का शिकार बनाया। उसने वहां के गवर्नर की आंखों व कानों में पिघला हुआ सीसा डालकर उसे मारा था। इतिहासकारों के अनुसार वह स्वयं 1227 में मरा था, मगर मौत के कारण का कहीं जिक्र नहीं मिलता। समकालीन इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसने अपने करीबियों को हुक्म दे रखा था कि उसके दफन स्थल को भी गुप्त रखा जाए। चर्चा यही थी कि दफनाने के बाद उस सारे इलाके में हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि कब्र का बाहरी तौर पर कोई निशान भी ना मिल सके। और चर्चा यह भी थी कि चंगेज खान मौत के बाद की जिंदगी में सुकून चाहता था। एक चर्चा यह भी चली थी कि उसके शव को दफन स्थल की ओर ले जाने वाले 800 घुड़सवारों ने उस मौके पर आए हुए लगभग 2000 मेहमानों, 40 कवारी लड़कियों और 40 घोड़ों को भी कत्ल किया था। इन सब की बलि दी गई थी, मगर इतने बड़े कत्लेआम के बाद वे स्वयं भी वहीं पर आपस में लड़ मरे थे। समकालीन इतिहास अनेक घटनाओं पर मौन है, मगर ऐतिहासिक वृतांत इस बात की गवाही तो देते हैं कि चंगेज शायद मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा वहशियाना चेहरा था। नेशनल जियोग्राफिक न्यूज में प्रकाशित एक जेनेटिक सर्वे के अनुसार आज भी विश्व की 0.5% आबादी में वाई क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं और अब भी वहां की लगभग 5% आबादी में चंगेजी डीएनए के अंश मौजूद हैं। और इसलिए शायद कहा जाता है कि हवस की कोई सीमाएं नहीं होती। सन 1260 के इस विवरण के अनुसार उसके अपने परिवार में लगभग 20,000 सदस्य हो गए थे। चंगेज के पोते कुबलाई खान के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसके हरम में हर साल 30 कवारी लड़कियां धकेली जाती थी। चंगेज के 40 पोते थे, मगर कुबलाई खान सर्वाधिक अय्याश और चर्चित था। उसके शासनकाल में मार्को पोलो भी आया था। कुबलाई ने युवान वंश के साम्राज्य की स्थापना भी की। दरअसल मार्को पोलो के विवरण से ही अंग्रेजी कवि कालरिज इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक अधूरी मगर बेहद चर्चित कविता कुबला खां लिखी। कुछ इतिहासकार तिब्बत की दलाई लामा परंपरा से भी मंगोलों का संबंध जोड़ते हैं। कहा यही जाता है कि कुबलाई खान के एक वंशज अल्तान खान ने ही दलाई लामा सम्मान को मान्यता देने की परंपरा शुरू की थी। चौथे दलाई लामा योनतेन ग्यात्सो एकमात्र ऐसे दलाई लामा थे जो तिब्बत से बाहर जन्मे थे। ग्यात्सो इसी मंगोल शासक अल्तान खान के पोते थे। जहां एक और चंगेज खान की तस्वीर विश्व के क्रूरतम शासक के रूप में आंकी गई, वहां इनकी कुछ अच्छी बातें भी चर्चा में रही।
समकालीन इतिहास के अनुसार चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। उसके शासन में बौद्धों, ईसाइयों, मुस्लिमों व हिंदुओं को धर्म प्रचार की भी खुली छूट दी। उसने धार्मिक नेताओं की हत्या पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। बीच में एक ऐसा वक्त भी आया कि उसने अपनी एक बेगम की इच्छा पूरी करने के लिए औरतों के अपहरण पर भी पाबंदी लगा दी। अब यह सर्वाधिक चर्चित और विस्तार का महत्वाकांक्षी तानाशाह मेरे यहाँ कब आया, यानी लाहौर में कब आया, कैसे लौटा, इस बात के पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण मेरे पास नहीं है। 1524 से 1752 के मुगलिया सल्तनत के इन दिनों में मेरे वजूद में एक नया निखार आया। मुगल शहंशाहों को नवनिर्माण व बागों की स्थापना का बड़ा शौक था। इसी मुगलिया सल्तनत में लाहौर फोर्ट बना, शालीमार बाग बना। भले ही अनारकली को लेकर ढेरों किस्से मुगलिया सल्तनत के साथ जुड़े हों और फिर उसकी मज़ार पर भी सवालिया निशान लगते रहे हों, मगर उससे जुड़े बाजार वगैरह भी उसी काल में ही वजूद में आए। मुगल शहंशाह जहांगीर हालांकि दिल्ली दरबार से हुकूमत करता था, मगर उसका वक्त लाहौर में ही बीतता। जहांगीर को दफनाया भी यहीं गया था और बेगम नूरजहां भी यहीं मेरी खाक में दफन हो गई थी। आखिरी प्रभावशाली मुगल शहंशाह औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक अपने शासनकाल में मुझे अनेक इमारतों से नवाजा। बादशाही मस्जिद और लाहौर फोर्ट के साथ मेरे साथ सटा आलमगीरी गेट उसी औरंगजेब की देन है। 18वीं सदी में जब मुगलिया सल्तनत लड़खड़ाने लगी थी तो पंजाब, जिसमें मेरा वजूद भी शामिल था, फिर से हमलावरों का शिकार होने लगा। 1739 में तुर्की के शहंशाह नादिर शाह ने करनाल के समीप मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की फौजों को हराया और मेरे अलावा पूरे सिंध व बलूचिस्तान पर कब्जा किया। 1747 में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने कई बार हमले किए और दुरानी साम्राज्य की स्थापना की। और अगले अंक में आप सुनेंगे कुछ पुराने बाजारों के बारे में। और हाँ, मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाहौर हूँ ते जिस लाहौर नहीं वेख्या और जम्मया ही नहीं।